नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी का चैप्टर 5 स्वराज की नींव को आज हम देखेंगे, जिनके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, विष्णु प्रभाकर के बारे में। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिलनपुर नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिलनपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। उन्होंने अपने प्रारंभ की शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा उन्होंने हिसार में, यानी कि हिसार नामक कोई गांव में या हिसार नामक कोई जिले में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से वो दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे। उन्होंने उनका जन्म मुजफ्फरपुर नामक जिले के मिलनपुर नामक गांव में हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा उन्होंने हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक उन्होंने पंजाब की सरकार की सेवा करने की और बाद में उन्होंने 1974 से दिल्ली आ गए और वहाँ तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य की सेवा में वो लगे हैं। अब उनकी रचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उन्हें कौन कौन सी कहानी, कौन कौन से नाटक, कौन कौन से एकाकी, ऐसे रेखा चित्र, ऐसे कौन कौन से पुस्तिका लिखी है, कौन कौन की पुस्तक लिखे हैं, वो हम जान लेते हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उन्होंने यहाँ कहने में आया है कि कहानी लिखी है, उन्होंने उपन्यास लिखा है, जीवनी, किसी के जीवन पर आधारित पुस्तिका उन्होंने लिखे, नाटक भी लिखे हैं, एकांकी भी लिखे हैं, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में उन्होंने लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात उनकी ये प्रमुख रचना है। उनका नाम है ढलती रात और दूसरा है स्वप्नमयी, वो उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर के जो प्रमुख रचना है उनमें पहला नाम है ढलती रात और दूसरा नाम है स्वप्नमयी, वो उपन्यास है। संघर्ष के बाद वो कहानी संग्रह, जो संघर्ष के बाद उन्होंने जो लिखा है वो एक कहानी संग्रह है। नवप्रभा, ये दूसरा नाम है उनका। डॉक्टर, वो एक नाटक है, जो डॉक्टर है वो एक नाटक है। प्रकाश और परछाई, ये सब उनकी रचनाएं के नाम यहाँ हम देख रहे हैं। उनमें हमने पहला लिखा कहानियां, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में कुछ न कुछ लिखा है। वो पर्याप्त मात्रा में उन्होंने लिखा है। उनकी बाद में उनकी हमने प्रमुख रचनाएं देखी, जिसमें ढलती रात, स्वप्नमयी, वो एक उपन्यास है। संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नवप्रभा, डॉक्टर, वो एक नाटक का नाम है। प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, उनका 12 एकांकी और अशोक,
वो भी एक एकांकी संग्रह है। ये 12 एकांकी ग्रंथ और अशोक वो भी एक एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, जाने अनजाने और संस्मरण और रेखा चित्र है। और आवारा मसीहा, आवारा मसीहा वो शरद चंद्र की जीवनी, शरद चंद्र की जीवनी, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी आदि उनकी रचनाएं। ये हमने जो देखा उनकी रचनाएं का नाम है। इनमें प्रमुख रचनाओं में ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, जो स्वप्नमयी है उपन्यास है, संघर्ष के बाद वो एक कहानी संग्रह है, नवप्रभा, डॉक्टर वो एक नाटक है, प्रकाश और परछाई 12 एकांकी और अशोक वो भी एक एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने संस्मरण और रेखा चित्र है। और आवारा मसीहा वो शरद चंद्र की जीवनी आदि उनका सब उनकी रचनाएं है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। उन्होंने जो भी लिखा, जो भी कहानियां लिखी है, जो भी उपन्यास लिखा है, जो भी एकांकी संग्रह लिखा है, उसमें सब में उनकी प्रभाव, उनकी रचनाओं में अपने स्वदेश, अपने देश के लिए प्रेम, स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना और समाज को सुधारने का स्वर उनमें प्रमुख रहा है। उनकी रचनाओं में ये प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर भी काम किया है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद हम लोगों को, भारत देश को जब स्वतंत्रता मिली, वो स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, इसके बाद उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में नाटक और निर्देशक के पद पर भी उन्होंने काम किया था, उन्होंने काम किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका साधन बना लिया। उन्होंने अपने बाद में स्वतंत्र लेखन, जो स्वतंत्र अपने स्वतः लेखन करते थे, उन्होंने अपनी जीविका का, जीवन का साधन बना लिया है। उन्होंने आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनका समस्त साहित्य जो उनकी रचनाएं हैं वो सब रचनाएं मानवीय की अनुभूतियों में से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। उन्होंने जो भी रचना की है, जो भी हमने उनकी रचनाओं के नाम देखे, उनमें सभी रचनाओं में रोचकता भी भरी हुई है, संवेदनशीलता भी है और सर्वत्र संवेदनशीलता उनकी कहानी में, उनके उपन्यास में, उनके एकांकी संग्रह में सर्वत्र व्याप्त है। और उनकी भाषा भी सहज और सरल भी है। जो उन्होंने कहानी, उपन्यास, एकांकी संग्रह जो भी लिखा है, उनमें उनकी भाषा सहज और सरल है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं हम आगे प्रस्तुत एकाकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो यहाँ प्रस्तुत है। हम जो आज ये स्वराज्य की नींव जो देखने वाले हैं उसमें बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है ये स्वराज्य की नींव, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। 57 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो यहाँ हम स्वराज्य की नींव इसके बारे में हम देखने वाले हैं। वहाँ
स्वराज्य के नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था और उसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। किसमें? ये स्वराज्य की नींव में। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनको स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। वो प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। ये जो यहाँ एकांकी है स्वराज्य की नींव, वो ये स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव के पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। ये जो स्वराज्य की नींव के जिनके त्याग और तपस्या के बलिदान के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ बात हो रही है कि जिनके त्याग और तपस्या के बलिदान द्वारा भले हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वह स्वराज्य के नींव के पत्थर बनकर और जनमानस के देश प्रेम एवं नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता को रानी लक्ष्मीबाई आदि जो स्वराज्य की नींव के साथ जुड़े हुए थे, स्वराज्य की नींव के लिए अपना बलिदान दिया था, वो अपनी सार्थकता समझते हैं। हम देखते हैं आगे। देखते हैं पहले यहाँ पात्र के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेनानायक, ये जो स्वराज्य की नींव जो ये एकांकी है उसमें ये जो नाटक एकांकी है उसमें ये पात्र है। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनानायक। अब देखते हैं रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। रंगभूमि पर युद्ध भूमि का जो ये एकांकी है उसमें मंच पर एक युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। ये जो सैनिकों को रहने के लिए जो कैंप लगाया जाता है वो कैंप पास ही लगाया गया है, लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। ये जो दृश्य है इसमें महारानी लक्ष्मीबाई का एक तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है। ये जो यहाँ दृश्य दिखाई जा रहा है इसमें कहा गया है कि कैंप कहीं पास में भी लगा हुआ है और महारानी लक्ष्मीबाई का तंबू का एक भाग भी दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी उनका नाम था जूही, वो जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में, उन्होंने वेशभूषा कैसे धारण किया है? लाल कुर्ती जैसे सैनिकों जो पहनते हैं ऐसे लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में वो लोग रंगमंच पर प्रवेश करती है। देखते हैं ये स्वराज की नींव, इनके बारे में हमने पहले देखा था कि वहाँ लक्ष्मीबाई, जूही,
मुंदर रघुनाथ राव और तात्या यानी कि सेना नायक ने पात्र इस एकांकी स्वराज्य की नींव प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एकांकी है, इसमें इतने पात्र हैं। इनके बारे में हमने देखा। अब लक्ष्मीबाई जो इस एकांकी का पात्र द्वारा, इसमें लक्ष्मीबाई का पात्र है, वो यहाँ बोल रही है, जो हम यहाँ देखने वाले हैं। देखते हैं पहले। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, वो रानी लक्ष्मीबाई बोल रही थी कि मेरे देखते देखते ये जूही क्या हो गया। वो अपनी एक सखी है जिनको हमने, उनके बारे में हमने अभी जाना था कि वो जूही नाम की उनकी एक सखी है। वो रानी लक्ष्मीबाई उनको कह रही है कि मेरे देखते देखते ये क्या हो गया जूही। झांसी झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। वो बोल रही है ये है जूही, उनकी सखी का नाम है जूही। वो उनकी सखी को रानी लक्ष्मीबाई बोल रही है कि ये जूही, ये देखो मेरे देखते देखते ये क्या हो गया। झांसी, ये सब उनके किले का नाम है, वो किले का नाम है जो यहाँ हमने देख रहे हैं। झांसी, कालपी, ग्वालियर, ये सब कहाँ गई, अपने किले कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। जो इनका किला था सब वो अंग्रेजों ने उनके ऊपर राज कर लिया था, उनको अंग्रेजों ने ले लिया था। इसलिए वो रानी लक्ष्मीबाई अपनी जूही सखी को कह रही है कि ये देखो झांसी, कालपी, ग्वालियर ये कहाँ गई, परंतु मंजिल पास में ही है, लेकिन आकर भी वो दूर चली जाती है। मंजिल यानी कि लक्ष्य, मंजिल यानी कि लक्ष्य में, परंतु लक्ष्य पास में ही है, लेकिन आकर भी दूर चले जाते हैं। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ कह रही है कि मैं अपने स्वराज्य को आते देखती हूँ कि मेरा स्वराज्य जो इनका किला था वो वापस आ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने ले लिया था। वो बोल रही है कि मैं देख रही हूँ कि स्वराज आते हुए भी देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, हिमालय जैसा पर्वत अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। वो यहाँ कह रही है कि जब स्वराज्य मेरे पास आते हुए मैं देखती हूँ, तो दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, और बाद में उसे पास करती हूँ, उसको पार करती हूँ तो महासागर के बारे में तो हमने सुना है, उसकी लहरें बहुत डरावनी लहरें होती है। जब वो लहरें समुद्र में जब तूफान आया होता है तो उनकी लहरें बहुत डरावनी हो जाती है। इसलिए यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी को, जूही को कह रही है कि मैं महासागर की ये डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। थप्पड़े यानी कि थप्पड़ मारने लगती है, क्योंकि उनसे जूझती हूँ तो नारी सो जाते हैं। उनसे जूझती हूँ तो, जूझना यानी कि संघर्ष करना अथवा लड़ना, जूझना यानी कि संघर्ष करना यानी अथवा लड़ना। वो रानी लक्ष्मीबाई बोल रही है कि मैं महासागर पहले मैं अपनी स्वराज्य को पास आते हुए देखती हूँ, तो दूसरे ही क्षण हिमालय अड़ जाता है और उसे मैं पास करती हूँ, उसको मैं
आगे निकलती हूँ पार करके, तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है और उनसे जूझती हूँ, यानी कि उनसे संघर्ष करती हूँ, उनसे लड़ती हूँ, तो नाविक सो जाता है। नाविक यानी कि माझी अथवा मल्लाह, माझी अथवा मल्लाह वो सो जाते हैं। देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो, वो अपनी सखी को कह रही है कि देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम क्षितिज बोलते हैं। वो अपनी सखी को कह रही है कि सखी तुम देखो उधर क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते उस पर, वहां तुम देखो। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, तो बोल रही है कि तुम क्षितिज देखो, क्षितिज पर देखो, यानी कि धरती और आकाश जहां मिलते हैं वो तुम देखो। लपटे यानी कि ज्वाला, लपलपाती हुई लपटे यानी कि ज्वाला उठ रही है। वो अपनी सखी को जूही को कह रही है कि देखो वो जूही उधर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे, ऐसे क्षितिज पर देखो कैसे लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, लपलपाती हुई ज्वाला उठ रही है। लपटे यानी कि ज्वाला उठ रही है। सारा आकाश घुम घटाओं से छाया हुआ है, सारा का सारा आकाश, तो पूरा आकाश है और घुम घटाओं से एकदम छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। प्रलय यानी कि सृष्टि का विनाश अथवा सर्वनाश। प्रलय यानी कि सृष्टि का सर्वनाश अथवा प्रलय की भूमिका है, जैसे सृष्टि का नाश यानी कि सर्वनाश की भूमिका है। लेकिन राहु साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है, और ऐशो आराम में एकदम मशगूल हो गए हैं। आवेश में आते आते साहस वन हो जाती है। वो अपनी सखी को कह रही है कि तुम देखो अभी तो प्रलय की भूमिका है, यानी कि सृष्टि का विनाश यानी कि सर्वनाश की भूमिका है। लेकिन राव साहब जो है कि वो रक्तमंडल की छाया में, रक्तमंडल की छाया में यानी कि वो अपनी सखी को कह रही है कि प्रलय की भूमिका है, सर्वनाश की भूमिका है, भूमिका सर्वनाश है, सर्वनाश की भूमिका है। लेकिन राव साहब रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम यानी कि भोग विलास, ऐशो आराम यानी कि वो राव साहब अभी भोग विलास ऐशो आराम में एकदम मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। आवेश में आते आते सहसा यानी कि अचानक, सहसा यानी कि अचानक, आवेश में आते आते ही सहसा मौन हो जाती है, यानी कि वो आवेश में आते आते तो एकदम सहसा अचानक मौन हो जाती है। साहस यानी सहसा यानी कि अचानक मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोलती है। जो सखी उनकी है वो कुछ भी बोलने के लिए अगर अपना मुंह खोलती है, कहने के लिए आगे आती है, मुंह खोलती है, तो महारानी फिर बोल उठती है। क्या बोले उठती है आगे देखते हैं। देखते हैं आगे। वो यहाँ बताया गया कि जो सखी जूही है वो कुछ भी बोलने के लिए बोल उठती है, तो वो
अपना मुंह खोलती है तो महारानी बोल उठती है। जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो जूही को अपनी सखी को कह रही है रानी लक्ष्मीबाई की, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने झांसी को किसी को नहीं दूंगी। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब जानते थे। वो अकेले ही हिंदुस्तान के स्वराज के लिए अपनी झांसी की ओर से लड़ी थी और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने झांसी को, अपने राज्य को, अपने किले को किसी को भी नहीं दूंगी। और वो प्रतिज्ञा उन्होंने अपने मरते दम तक उन्होंने ये निभाई थी। जब तक वो जिंदा रही तब तक उन्होंने ये प्रतिज्ञा निभाई थी और अंग्रेजों को अपने झांसे में घुसने भी नहीं दिया था। वो इतनी बहादुर थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने झांसे नहीं दूंगी। तो वो अंग्रेजों को भी कुछ भी आने नहीं देती थी अपने झांसी में। वो हम महारानी लक्ष्मीबाई के स्टोरी में हमने देखा भी हुआ है और लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है कि वो अकेले हिंदुस्तान के स्त्रियों के लिए ये सम्मान की बात थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने वो लड़ाई लड़ी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। वो यही बात यही हो रही थी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही और अपनी सखी जूही को बोल रही है रानी लक्ष्मीबाई कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने झांसी किसी को भी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर यानी कि सहसा यानी कि अचानक, तीव्र यानी कि तेज, सहसा तेज होकर, सहसा तीव्र यानी कि तेज होकर, सहसा यानी कि अचानक तेज होकर, नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। वो जूही को अपनी सखी को कह रही है कि नहीं अभी झांसी अपने हाथ से निकल नहीं गई है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी किसी भी हाल में किसी को भी नहीं दूंगी। मैं अकेले हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। जो अंग्रेजों ने उनके पास छीनने की कोशिश कर रहे थे झांसी, कलापी, उन्होंने हमने पहला देखा कि वो झांसी, कलापी, ग्वालियर ऐसे सब मंजिल है, वो पास आकर भी क्यों हो गए, क्यों बाहर यानी कि क्यों पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। वो अपने सखी को कह रही है, इसलिए वो यहाँ कह रही है कि नहीं अभी आज से झांसी नहीं निकली है, मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। जूही, कौन कहता है आप अकेले हैं? अपनी अब जूही उनकी सखी है और बोल रही है कि रानी लक्ष्मीबाई कि कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी। और जूही अपनी सखी थी जो रानी लक्ष्मीबाई, वो बोल रही है कि क्यों, कौन कहता है कि आप अकेले हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है। उन्होंने यहाँ जूही ने भगवत गीता के बारे में उन्होंने उनको कहा कि आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? वो कह रही है कि आप तो गीता पढ़ती है, कौन कहता है कि आप अकेले हैं, फिर ये निराशा कैसी? इसमें हमने अनेक शब्दार्थ देखे, जैसे मंजिल, योजना, नाविक, क्षितिज, ऐसे जो शब्दार्थ यहाँ हमने देखा। तीव्र यानी कि तेज, वो सब आप लोगों को जहाँ यहाँ शब्दार्थ दिखाई दे वो यहाँ लिखा जाए, वो आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो आपको नहीं लिखना है, वो तो आपकी पाठ्य पुस्तक धोरण 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक चैप्टर 5 स्वराज की नींव, उसमें ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पैराग्राफ लिख रहे हैं वो तो आपकी पाठ्य पुस्तक में है ही, लेकिन वो आपको नहीं लिखना है,
लिखनी हो तो शब्दार्थ, और जो होमवर्क दिया जाए वही आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है।